हेलो दोस्तों, मैं दिलीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पे। बच्चों, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ बीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए लूसेंट और एनसीईआरटी का सार, जिसमें हम 30,000 से अधिक क्वेश्चंस कराएंगे और ये ओवन लीनियर फॉर्मेट में होगा, यानी कि क्वेश्चन बताएंगे और उसका आंसर। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट है। तो आइए बच्चों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक के पास। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय संविधान का निर्माण से संबंधित प्रश्न। देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या है। तो पहला नंबर है बच्चों, भारतीय संविधान के निर्माण में किन कानूनों को महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो बच्चों, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उनमें किन कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रिटिश सरकार के अधिनियम। ब्रिटिश सरकार 1773 से लेकर 1947 तक जितने अधिनियम आए उन सबकी भूमिका रही। फिर सेकंड नंबर है बच्चों, 1764 के किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद बंगाल शासन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। तो किस युद्ध के बाद हुआ बच्चों? बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध के विजय के बाद अंग्रेजों का भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इससे जुड़े संबंधित प्रश्न। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के विधान में निहित दोषों को दूर करके संसदीय नियंत्रण द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधार का पहला प्रयास किया। तो किस अधिनियम के तहत किया बच्चों? 1773 में। ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में भारत के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो कौन सा अधिनियम पारित किया गया बच्चों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा, किस एक्ट द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी पे जो शासन स्थापित किया संसदीय नियंत्रण का, वो किस एक्ट के तहत था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। फिर हमारा नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? तो किस एक्ट के तहत की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में कितने सदस्य थे? जो बंगाल की प्रेसिडेंसी में जो सरकार स्थापित हुई थी उनमें कितने सदस्य थे? पहला था गवर्नर जनरल और दूसरा परिषद के 4 सदस्य, यानी कुल मिला के 5 हो गए। एक गवर्नर जनरल और परिषद के 4 सदस्य हो गए। फिर देखते हैं क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? यानी कि जो अभी 5 सदस्यीय परिषद थी सरकार चलाने के लिए, वो अपने शक्ति का प्रयोग किस रूप में करती थी? तो किस रूप में? संयुक्त रूप में, यानी कि उन पांचों बहुमत के आधार पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग या उपयोग करते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत व्यापारिक मामले देखने का अधिकार किसे दिया गया? तो 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें व्यापारिक मामले जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिए गए थे। फिर है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में राजनीतिक मामले देखने का अधिकार किसे दिया गया? यानी कि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के दिए गए, जबकि वहीं व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिए गए थे। ये दोनों अलग अलग है बच्चों, दोनों को अलग अलग तरीके से याद करके रखेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना दिया गया। फिर 12 नंबर क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी के अधीन क्या किया गया? यानी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, ये जो दो थे किसके अधीन कर दिया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी अधीन कर दिया गया। फिर 13 नंबर क्या है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यही बच्चे जो बंगाल प्रेसिडेंसी को मद्रास और मुंबई दोनों रख दिया गया, और ये किस एक्ट के तहत आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये कार्य कर दिया गया था। अब 14 नंबर है,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रांतीय सरकारों का किस पर नियंत्रण स्थापित किया गया? प्रांतीय सरकारों का नियंत्रण किस पर स्थापित किया गया? गवर्नर जनरल पर। फिर नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी की 4 सदस्यीय परिषद के लिए किसको गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया बच्चों? वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। फिर बच्चों देखते हैं क्या है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? ये देखो ये बच्चों, ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा है? 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। अब वहीं देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न कैसे घुमा सकता है। कोलकाता में किस वर्ष सुप्रीम वर्ष की स्थापना की गई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1774 में। और किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और 1774 में की गई। इसमें टोटल 5 सदस्य थे। ठीक है, फिर देखते हैं बच्चों कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट को किन मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया था? देखिए जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी तो उनमें कौन कौन से अधिकार दिए गए थे उसको देखते हैं। तो पहला है दीवानी, फौजदारी, जल सेवा व धार्मिक मामले। ये 4 मामले दिए गए थे। वही देखते हैं बच्चों कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड में स्थित किस संस्था में अपील की जा सकती है? जैसे कि बच्चों जब हमारे कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की उसके मामले को अगर अपील करनी है कि ये नहीं हम नहीं मानते तो कहाँ कर सकते थे? प्रिवी काउंसिल में ये कर सकते थे। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं किसकी पूर्व स्वीकृति गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा नियम, अध्यादेश तथा विनियम का निर्माण किया गया था? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तहत परिषद का नियम, अध्यादेश तथा विनियम का निर्माण किया जा सकता था। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए नियम, अध्यादेश तथा विनियम को लागू करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया? देखिए बच्चों गवर्नर जनरल जो भी परिषद के अध्यादेश जारी करता था, नियम विनियम बनाता था, उनको लागू करने से पहले भारत सचिव को दिया गया था ये अनुमति कि ताकि वो उनसे अनुमति लेके कार्य कर सके, यानी कि उनको भी पता रहे कि क्या क्या हो रहा है। फिर देखते हैं 22 नंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा युद्ध तथा संधि में राजस्व संबंधी अधिकार किसको प्रदान किए गए? यानी कि गवर्नर जनरल को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को ये अधिकार राजस्व संधि युद्ध की दे दी गई। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट तहत संचालक मंडल थे उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया था, इसके बारे में कह रहा है। तो कितने वर्ष था? 4 वर्ष। फिर वहीं बच्चों दूसरा लाइन ये कहता है 24 नंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में से वापसी के कितने वर्ष बाद कोई व्यक्ति कंपनी के संचालक मंडल का सदस्य बन सकता था? यानी कि 2 वर्ष। उन्हीं को कंपनी के संचालक मंडल के सदस्य बनाया जाए जो भारत में आ चुके थे, रह चुके थे, भारत के परिदृश्य को यानी कि भौगोलिक परिदृश्य को देख चुके थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ से जाने के बाद 2 वर्ष बाद उनको संचालक मंडल के सदस्य बनाया जाता था, तत्काल रूप से नहीं बनाया जाता था। फिर देखते हैं 25 नंबर क्या है। किस अधिनियम से भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली पद्धति की शुरुआत हुई? तो एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत किससे हुई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 26 नंबर है किस अधिनियम में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया? तो बच्चों अगर प्रश्न आता है कि भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया तो कब किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ये रहा अभी तक बच्चों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखते हैं इसमें क्या गया है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के स्थान पर 1784 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? 1773 की कमियों को पूरा करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया बच्चों? पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया 1784 में। इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था बच्चों?
तो ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1773 के लिबर्टी एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से पहले 1783 में लाया गया कौन सा विधेयक, कौन सा अधिनियम पारित नहीं हो सका? तो कौन सा अधिनियम और या विधेयक पारित नहीं हो गया? तो दंडाज विधेयक। दंडाज विधेयक था जो पारित नहीं हुआ। अगर यही पारित हो जाता तो ये अधिनियम बन जाता। फिर वहीं देखते हैं बच्चों 30 नंबर क्या कहता है, रेगुलेटरी एक्ट 1773 में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से दंडाज अधिनियम के बाद लाया गया कौन सा दूसरा विधेयक पारित नहीं हो सका? तो कौन सा था? फॉक्स विधेयक। ये फॉक्स विधेयक था जो पारित नहीं हुआ, यानी कि 1784 के अधिनियम आने के पहले दो विधेयक आए थे, दंडाज विधेयक, फॉक्स विधेयक, जो दोनों पारित नहीं हो सके। यही दोनों पारित हो चुके होते तो इन दोनों को अधिनियम कह दिया जाता है, जबकि पारित नहीं किया गया इसलिए इनको सिर्फ विधेयक तक ही सीमित कर दिया गया है। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व व दावे का पहला भारतीय दस्तावेज किस अधिनियम को माना गया? तो किस अधिनियम को माना गया? पिट्स इंडिया एक्ट। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व का दावे का पहला भारतीय दस्तावेज किस अधिनियम को माना गया? यानी कि जब अंग्रेज हमारे भारत पे भौगोलिक क्षेत्र जितना अधिग्रहण किए थे वो किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत माना गया आधिपत्य क्षेत्र है, तो किस एक्ट के तहत माना गया? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत माना गया। वहीं नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 1784 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय देशों को पहली बार किस अधिनियम में ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया बच्चों? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। तभी बच्चों इसमें दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन का कब कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही कहा गया था। तो वही यहाँ भी वही कह रहा है बच्चों कि 1784 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय प्रदेशों को पहली बार अधिनियम में ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया था। किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 33 नंबर, पहली बार किस अधिनियम द्वारा भारत में स्थित ब्रिटिश राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी का दोहरा नियंत्रण था? तो दोहरा नियंत्रण हमारा कब से चालू हो गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से हमारा दोहरा नियंत्रण चालू हो गया तब। फिर देखते हैं 34 नंबर, भारत में स्थित ब्रिटिश राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी के दोहरे नियंत्रण में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे सौंपा गया? तो किसे सौंपा गया बच्चों? ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी के दोहरे नियंत्रण का अंतिम लेने का अधिकार सौंप दिया गया था। फिर देखते हैं 35 नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के शासन को पुनर्गठित करके उसके राजनीतिक दायित्व का भार किसे सौंपा गया? 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल कितने सदस्य थे बच्चों? 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के शासन को पुनर्गठित करके उसके राजनीतिक दायित्व का भार सौंप दिया गया था। फिर नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा सरकार के नाम, आदेश एवं निर्देशों को स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल को। तो आदेश और निर्देशों को स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार भी किन्हें था? 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल को। नेक्स्ट है 37 नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से कम करके कितनी कर दी गई? 3। जो गवर्नर जनरल की परिषद की जो 4 सदस्य थे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत थी, जबकि 1784 में कितना कर दिया गया? 3 सदस्य कर दिया गया। अब देखते हैं 38 नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतें आदि के अधीक्षक की शक्ति किसको प्रदान की गई? किसको शक्ति प्रदान की गई? गवर्नर जनरल की परिषद को। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतों आदि का अधीक्षक शक्ति दे दी गई कि किससे युद्ध करेंगे, किससे संधि क्या होगा और क्या संधि में कितने प्रावधान होंगे, ये सारे निर्णय कौन लेता था? गवर्नर जनरल की परिषद लेती थी। वहीं 39 नंबर है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारतीय शासन के लिए किन आदेशों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया? तो किन आदेशों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया? केंद्रीय आदेशों का, यानी केंद्रीय आदेश जो भी आएंगे उनका अनुपालन करना आवश्यक है, यानी कि उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते, उनका पालन करना ही पड़ेगा। फिर देखते हैं 14 नंबर क्या, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किसको प्रांतीय सरकारों का बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया?
तो गवर्नर जनरल को, यानी कि गवर्नर जनरल जो था प्रांतों में जो सरकारें गठित होती थी उनको बर्खास्त कर सकता था। कौन बर्खास्त करेगा? गवर्नर जनरल। और नेक्स्ट क्या बच्चों 41 नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के किन कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसके कंपनी के कर्मचारी, जो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एक व्यापारिक कंपनी थी, बाद में ये प्रशासनिक कंपनी बन गई और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई, क्योंकि पहले ये प्राइवेट कंपनी थी और धीरे धीरे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के अधीन यानी कि ब्रिटेन के अधीन कार्य करने लगी। और जब कार्य करने लगी तो उस महारानी के आदेशानुसार कंपनी के कर्मचारियों पर यह लगा दिया गया कि वो खुद का व्यापार नहीं कर सकते थे, या खुद का उपहार या कोई उपहार दे रहा है तो नहीं ले सकते थे। फिर नेक्स्ट क्या है, पिट्स इंडिया 1784 के तहत भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट की स्थापना कहाँ की? यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया जो थी उसमें जो ब्रिटिशर्स थे जो भारत पे कार्य करते थे, अगर उनके प्रति मुकदमा चलाना है तो हम भारत में नहीं चलाएंगे, इंग्लैंड में। यानी कि उनके लिए कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? इंग्लैंड में, कि ताकि भारतीय वहाँ तक पहुँच ही ना सके। ठीक है बच्चों, देखिए कितने सारे प्रावधान थे। और ये रहा हमारा आज का 42 नंबर तक क्वेश्चन। आज इतना ही करेंगे और ऐसे ही हर क्लास में 40 to 50 क्वेश्चंस का रेशियो रखेंगे, ताकि आपको 30,000 से प्लस क्वेश्चंस करा सकें और आपके एग्ज़ाम को और नज़दीक ला सकें। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का सेशन। बच्चों ये है हमारे लोगो PCS मार्गदर्शक। प्लीज़ बच्चों इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।